नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और दोपहर के 12 बज चुके हैं और इस वक्त ठीक वक्त हो गया है चर्चा का कोरोना पर, जो कि हम हर रोज कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को इनवाइट करने का मकसद हमारा यही होता है ताकि आप समझे कि अभी कोरोना गया नहीं है, तीसरी लहर आनी बाकी है और इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, क्योंकि वैक्सीन इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन बात कोरोना को लेकर करेंगे क्योंकि तीसरी लहर के आने की आहट है और उसमें आप अपने बच्चे को कैसे बचाएंगे, आप अपने परिवार को कैसे बचाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। तो दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे इस पर चर्चा करेंगे और इस वक्त लाइव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दीपक साहू साहब हैं, जनरल फिजिशियन हैं, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि कोरोना का कहर बढ़ रहा है और हम आपको आंकड़े तो बता ही रहे हैं। हर एक बुलेटिन में जब सुबह से शाम तक हमारे बुलेटिन होते हैं तो आंकड़ा हम आपको बताते हैं, मौतों का आंकड़ा आपको बताते हैं, साथ ही साथ एक्टिव केसों की संख्या बताते हैं। लेकिन अब पहली लहर जब आई थी तो हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां हुई और दूसरी लहर जब आई तो वो सुनामी की तरह आई। अब तीसरी लहर आएगी तो वो भी सुनामी की तरह कहा जा रहा है कि आएगी और बच्चों को खासा प्रभावित करेगी, जिसकी आहट भी अब कहीं ना कहीं कई राज्यों के अंदर हम देख रहे हैं, खासकर राजस्थान के अंदर। खबरों से तो हम आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल मेहमान का सबसे पहले रुख करेंगे, अपने जो दो डॉक्टर इस वक्त हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं ताकि आप समझ जाएं कि आपको अपने परिवार को कैसे बचाना है, आपको अपने बच्चे को कैसे बताना है। सबसे पहले नरेश जी आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन तीसरी लहर जब आएगी तो हम अपने बच्चे को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अस्पतालों का जब जायजा लेते हैं, हमारे संवाददाता पहुंचते हैं तो अभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कोई तारीख तो तय है नहीं कि तीसरी लहर इस तारीख को आएगी या इस महीने में आएगी। लेकिन हम कैसे बचाएं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेट नहीं होते। अभी माँ बाप को भी वैक्सीनेट करना है, अभी धीरे धीरे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में बचाव कैसे होगा, ये सबसे पहले मेरा सवाल आपसे डॉक्टर नरेश। देखिए हर्ष जी, मैं पहले बता दूं कि ऐसा कोई फर्म अभी नहीं है कि तीसरी लहर आएगी, कितनी आएगी, कब आएगी। ये सिर्फ एक हमारा एक महज अभी एक डर है। वो भी इसलिए डर है कि जो हमारा एक्सपीरियंस दूसरे पश्चिमी देशों से है जिसमें तीसरी लहर आ चुकी है और ये अक्सर देखा गया है कि जब कोरोना का जो वायरस है वो अपने आप को बहुत तेजी से बदलता है। अभी तक जो दो लहरें थे, पहली लहर और दूसरी लहर, उसमें बच्चे काफी कम इन्फेक्ट हुए हैं। तो ये हमारा डर है कि कोरोना अपने आप को इस तरीके से बदलता है कि वो बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा इन्फेक्ट करेगा। लेकिन आम जनता को, आम आपके दर्शकों को मैं अभी भी आश्वासन दूंगा, ऐसे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ सावधानियां पहले से बरत लें। क्या सावधानियां? वही जो हम हमेशा कहते आए हैं, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो एडल्ट्स भी फॉलो करें और बच्चों भी फॉलो करें। वही 5 बातें: अपने घर से फालतू मत निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, अपने हाथ को सैनिटाइज करना या साबुन और पानी से धोना, और सबसे इंपॉर्टेंट किसी भीड़ में मत जाना, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखने के लिए अपने आप को एक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट देना, जंक फूड वगैरह ना खाना। अगर हम ये 5 बातें फॉलो करते हैं तो चाहे तीसरी लहर आती रहे चाहे चौथी लहर आती रहे, हम इतना इफेक्ट नहीं होंगे। दूसरा जो आपने भी जिक्र किया कि चूंकि बच्चों का वैक्सीनेशन अभी 18 साल से कम का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से देश की सरकार से भी मेरा आग्रह है, वो आम जनता से भी आग्रह है कि वो जितनी जल्दी हो सके अपना कोरोना का वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन कोई फर्क करने के होते हैं, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, तो अब तो भगवान की दया से स्पुतनिक भी आने वाली है और 2 और वैक्सीन की उम्मीद की जा रही है, तो जो मेरे हिसाब से पिकअप करेगा। तो मेरे विचार में अगर हम इन 2 बातों का ख्याल रखें, एक सोशल वैक्सीन जिसको कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहा जाता है, और दूसरा अपना वैक्सीनेशन, अगर हम ऐसा करें तो जो भय की जिंदगी जो देश की जनता थोड़ा जी रही है कि वो ये लहर सितंबर में आएगी या अक्टूबर में आएगी या दिसंबर में आएगी या नहीं आएगी, तो लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि इस लहर को हम वीकन कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं अपने प्रॉपर बिहेवियर से। अगर हम ऐसा करेंगे तो या तो लहर बहुत कम आएगी या आएगी नहीं। ऐसी हमें उम्मीद भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए।
ठीक है डॉक्टर दीपक साहू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नरेश आपसे ही एक सवाल लूंगा। जिस तरीके से आपने बच्चों का जिक्र किया है, लेकिन अगर हम 2 महीने के बच्चों का जिक्र करें, 3 महीने के बच्चों का जिक्र करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कोरोना संक्रमण उन्हें भी हो रहा है, लेकिन अगर कोई अडल्ट है और कोई 44 साल का व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है, या फिर हम 12-13 वर्ष के बच्चों को देखते हैं, तो ये है कि हमें हल्दी वाला दूध पीना है, हमें काढ़ा पीना है। लेकिन वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं, या फिर बाहर का दूध होता है उसका कहीं ना कहीं सेवन करते हैं। लेकिन वो कैसे हल्दी वाला दूध पिए, वो कैसे काढ़े का इस्तेमाल करें, क्योंकि बचना तो उन्हें भी है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बच्चों को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक बच्चे वो जिनको कि हम इन्फेंट्स कहते हैं, जो 1 साल से कम के होते हैं। उनका सबसे बड़ा बचाव तो एक ही है कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध दिया जाए। और जो 1 साल से 5 साल तक बच्चे हैं, वो भी एक स्पेशल कैटेगरी है। उनके लिए हम इतना ही कहेंगे कि उनकी माँ उनको जंक फूड ना खिलाए, उनको सिंपल जो कि अच्छा वीनिंग फूड्स होते हैं, जिसमें कि दाल, सब्जी, दलिया, खिचड़ी ऐसी चीजें आती हैं, वो दी जाएं, उससे उनका बचाव होगा। जहां तक आपने बात की उनको कोई काढ़ा मिलना चाहिए, तो इसकी हमारे हिसाब से छोटे बच्चे को ऐसी कोई हल्दी वगैरह की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, वो सिंपल मील से ठीक हो सकते हैं। जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, 5 साल से लेके 12-14 साल के बच्चे हैं, उनको हम पर से बड़े बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। उनको कुछ भी ऐसी चीजें दी जा सकती हैं, उनको स्टीम इनहेलेशन दिया जा सकता है। और जहां तक काढ़ा और ये की चीजें हैं, हम उसके लिए हम इतना ही कहेंगे कि इनका जितना मतलब कि जुडिशियस इस्तेमाल किया जाए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और ज्यादा महत्व हमेशा एक बैलेंस फूड, जिसमें कि प्रोटीन भी हो, जिसमें कि दालें भी हो, हरी सब्जी भी हो, फल भी हो, दूध भी हो, दही हो, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये चीजें जो हम बार बार बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की, तो इन चीजों से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। प्लस हमेशा थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दिया जाए और अननेसेसरी घर से बाहर ना निकला जाए। चलिए सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, दोबारा लौट रहा हूं डॉक्टर दीपक साहू। अब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि अभी इम्यून पावर का हमने जिक्र किया, बच्चों को लेकर खासकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर आनी है। कब आनी है कोई पता नहीं, कोई तारीख नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अस्पतालों को में ऐसी क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब अस्पतालों का हमारे संवाददाता रुख कर रहे हैं, तो उसमें अभी कहा जा रहा है कि बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए वहां पर खिलौने भी लगाए जा रहे हैं, और जो पेरेंट्स होंगे वो उनके रुकने के लिए या तो माँ रुक सकेगी या पिता रुक सकेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और क्या व्यवस्था अस्पताल के अंदर बच्चों के लिए खासकर होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नरेश सर आप तो ये कह रहे हैं कि घर के अंदर कैसे बचाव किया जा सकता है, इम्यून पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अस्पताल के अंदर क्या प्रबंध होने चाहिए? दीपक साहू साहब, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 3rd लहर का हम जिक्र करते हैं, पहले हम बात कर ले 2nd लहर में ही। तो 2nd लहर में तो स्टडी में ऐसा देखा गया कि बच्चे जो इन्फेक्टेड हुए थे, तो बहुत ही कम जो है सीवियरिटी बच्चों को देखने को मिली। कि ऐसा नहीं कि बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, बहुत ही कम 1% की बात हम करेंगे कि वो हॉस्पिटल की तरफ गए। अगर अब बात करें कि 3rd लहर आएगी तो बच्चे इन्फेक्टेड होंगे, तो उसके अंदर हॉस्पिटल में क्या क्या तैयारी होनी चाहिए? वैसे तो आएगी नहीं, बट अगर मान ले आ भी जाती है तो उसमें करना क्या है? हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले तो ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि जो 2nd वेव में रही वो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा उसमें किल्लत थी, तो ऑक्सीजन का प्रावधान हो। और साथ में सारी मेडिसिन उपलब्ध वहां पर होनी चाहिए, और NICU होने चाहिए, जो वेंटिलेटर हैं बच्चों के लिए उनकी सुविधा वहां पर हो। और साथ में ये कहना मैं चाहूंगा, जो भी सुविधाएं हैं, मेन वहां पे ऑक्सीजन है, उसका प्रावधान हो। लेकिन इन चीजों से भी बचने के लिए ऐसा रहा जाए कि ये चीज आए ना, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से अनुरोध ये करना चाहूंगा कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, कि जो भी अगर कोई लहर आती है तो उसमें सारे बच्चे सेफ रहें। और मैं माता पिता जो उनके पेरेंट्स हैं उनको ये गाइड करना चाहूंगा कि वो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में बताएं, साथ में उन्हें ऐसी डाइट दें जो कि इम्यूनिटी को इंक्रीज करे। ओवरऑल तीसरी बात अगर हम देखा जाए तो उनको ये दिखाना है और समझाना है कि कोविड क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं। और एक थिंकिंग ये भी आ जाती है कि बच्चे जो है, और छोटे बच्चे की बात करें तो वो मास्क का या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ये चीज नहीं समझ पाते, तो उनको जो है मदर उनके साथ रहे और उनको जो डाइट है, मिल्क है, वो हल्दी वाला दूध है, इस तरह से उन्हें बचाया जाए। तीसरी और बात करें हम स्कूलिंग को लेकर, आजकल बच्चे जो है वर्चुअल स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी की जा रही है। ये भी एक वो अब उस इन समय में मान लो स्कूल खोल दिए जाए तो
काफी केस देखने को मिल सकते, तो स्कूल अभी ना खोले जाएं और वर्चुअल स्टडी की जाए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम लाया जाए जिससे बच्चे को वैक्सीनेशन लग सके साथ में। और हॉस्पिटल जो है वो तैयारी कर ही रहे हैं, सब हॉस्पिटल में तैयारी है थर्ड वेव को लेकर, और बच्चों के लिए जो भी एनआईसी वेंटिलेटर है उपलब्ध है, ऑक्सीजन का भी अरेंजमेंट दिल्ली में तो हो गया है, बाकी अदर स्टेट में भी इसकी तैयारी पूरी है। ठीक है डॉक्टर नरेश, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब कई तरह के सिम्टम हम देख रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस का तो हम लगातार जिक्र कर ही रहे हैं कि ब्लैक फंगस किस तरीके से कोरोना की चपेट में जो आया उससे ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है, लेकिन मल्टीपल बीमारियां हम देख रहे हैं कि एक बीमारी है, दूसरी बीमारी है, तीसरी बीमारी है, चौथी बीमारी है, क्योंकि कहीं कहीं इंसान के शरीर में चकत्ते निकल रहे हैं, कहीं मुंह पे छाले हो रहे हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ कोरोना संक्रमण के शिकार आप हो चुके हैं। तो अब क्या जिस तरीके से कोरोना में बदलाव हो रहा है, आगे क्या हम और बदलाव देखेंगे जब हम शरीर में देखेंगे कि हाँ हमें ये सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो समझ पाए कि ये कोरोना ही है? हर्ष जी, ये बात सच है कि मोस्टली पोस्ट कोविड, मतलब कि कोविड ठीक होने के बाद पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स एडमिट हुए थे उनमें देखा गया है कि उनमें से वो कई किस्म की तकलीफें आ रही हैं। कुछ लोगों को इवन हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, कुछ लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, कुछ लोगों को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, कुछ लोगों को मेंटल चेंजेस भी आ रही हैं। इस किस्म के पेशेंट्स काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ है? उसके भी कई कारण हैं। बेसिकली कोविड के बाद कोविड ने कई लोगों को बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट किया है। लंग्स में तो फाइब्रोसिस देखा ही जा रहा है, लेकिन इवन हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स भी, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन पेशेंट से हम एक ही बात का आग्रह करते हैं कि वो ऐसी कोई भी चीज हो वो डॉक्टर को फटाफट रिपोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आपने जिक्र किया ब्लैक फंगस का, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम्स ही हैं। इसके अलावा कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आ रही हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स में मैं ज्यादातर कहूंगा वो स्किन की प्रॉब्लम्स भी हैं, पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हैं, और हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम्स भी हैं, और स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स भी हैं, और सबसे ज्यादा कुछ मेंटल चेंजेस। पेशेंट थोड़े से जिटरी हो गए हैं, कुछ पेशेंट्स थोड़े से डिप्रेस्ड रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब प्रॉब्लम्स कोई बहुत ज्यादा वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। इनको फटाफट डॉक्टर को एकदम कांटेक्ट किया जाए और डॉक्टर उसका निवारण आसानी से सिंपल तरीके से कर पाएंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन ये सच है कि प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं, चाहे वो डॉक्टर मेंटल है चाहे मैं फिजिकल आपसे है। दरअसल ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर हम अन्य बीमारियां देखें, क्योंकि जो मौसमी बीमारियां हैं या फिर हम डेंगू का जिक्र करते हैं, हम देखते हैं कि जब डेंगू की किसी को बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं पैरों में दर्द रह जाता है और वो काफी टाइम बाद ठीक होता है, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो यही चीजें सामने आती हैं। क्या जब कोरोना हो रहा है और जब वो ठीक हो रहा है तो कुछ सिम्टम्स ऐसे रह जाते हैं जिससे हाँ हम ये कह सकते हैं कि 4 महीने आपको परेशानी रह सकती है, 5 महीने आपको परेशानी रह सकती है? क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि कॉल्स कई ऐसे सामने आ रहे हैं कि हाँ परेशानी है उन लोगों को जो कोरोना से ठीक हो गए हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही हमारे देश में गर्मियां की शुरुआत होती है तो दूसरी बीमारियां, जिसमें डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, ये सब हैं। तो हमें जो कोई भी लर्नर्ड जो फिजिशियन है वो बड़ी आसानी से इन चीजों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जरूर रखेगा। लेकिन ये हम मान के चलेंगे कि पोस्ट कोविड कुछ महीने तक छुटपुट दिक्कतें चल सकती हैं। उसके लिए डॉक्टर के संपर्क में रहना और छुटपुट इलाज करते रहना और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन पे अमल करना ही बड़ा इलाज है। क्योंकि आधी से ज्यादा तकलीफों के लिए सिर्फ डॉक्टर की काउंसलिंग चाहिए होती है, क्योंकि पेशेंट थोड़े डरे रहते हैं। आज जो सबसे बड़ी चीज हम देख रहे हैं, पेशेंट की एंग्जाइटी, पेशेंट का हल्का सा डिप्रेशन और पेशेंट का हल्का पैनिकीपन बहुत ज्यादा देखा गया है। उसमें मेरे हिसाब से डॉक्टर पेशेंट को काउंसिल करे, समझावे, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज का और फिटनेस का महत्व बताए और मिनिमम पॉसिबल मेडिसिन देवे, तो मेरे हिसाब से इसमें से ज्यादातर पेशेंट आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर दीपक साहू साहब, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से डिप्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं, क्योंकि कई केस ऐसे सामने आते हैं कि हाँ हमें उल्टी जैसा मन कर रहा है तो हम किसी को बताएं ना, क्योंकि अगर सामने वाले को पता लगेगा तो कहीं वो समझे ना कि कोरोना है, हमसे दूर ना हो जाए। क्योंकि कुछ इलाकों में हमने ऐसे केसेस देखे हैं, बाद में पता लगता है कि हाँ अब तो लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है इंसान और कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे केसेस आपके पास भी आए होंगे, इसमें आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आपको सिम्टम है तो आप उसे छिपाएं मत, क्योंकि हमने खास तौर पर देखा है सर ब्लैक फंगस के केसेस में तो ऐसा हो रहा है कि अगर किसी के शरीर में चकत्ता भी हो रहा है और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो बाद में पता लगता है कि हाँ वो तो ब्लैक फंगस का शिकार है।
देखिए, मैं सबसे बड़ा रीजन एक बताना चाहूंगा, ये केसेस जो सडनली बढ़ते हैं, अभी आपने सेकंड वेव में देखा कि केसेस इतने एकदम से बढ़े, तो इसका एक मैंने थर्ड रीजन में इसको मानता हूँ कि हाँ ऐसा होता है। कुछ लोग क्या है, सिम्टम्स आते हैं, फीवर आया, कोल्ड हुआ, कफ हुआ, तो उस सिम्टम्स को लेके घर बैठ जाते हैं और कुछ ये सोचते हैं कि हम अगर टेस्ट करा लेंगे तो हमारा एरिया में हम बदनाम हो जाएंगे। ऐसे ही लोगों के मन में थिंकिंग है आज के समय में, और हमारा वर्क बंद हो जाएगा अगर हम कोविड पॉजिटिव आ गए। तो ये थिंकिंग को लेके घर में बैठे रहते हैं और अपना कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं, मेट्रो वगैरह जहां भी उसको सफर करते हैं, तो वो सभी लोगों को इन्फेक्टेड करते चले जाते हैं और वही इन्फेक्शन की वजह से इतने लॉन्ग केसेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अगर कोई हेडेक या बॉडी पेन या फीवर कोई भी सिम्टम्स आता है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कराएं। इन्वेस्टिगेशन करा के आइसोलेट होकर अपना पूरा ट्रीटमेंट ले कोविड का। इससे आपका फर्ज है, पूरे देश को भी आप बचाओगे, साथ में अपने फैमिली को भी बचाओगे। तो इससे चेन ब्रेक होती है अगर वो घर में आइसोलेट रहता है। साथ में अब वो पूरा ट्रीटमेंट आपने ले लिया, कुछ सिम्टम्स की वजह से मान लो ऐसा हुआ कि उसमें नहीं उसको समझ आ रहा, पूरा मान लो ट्रीटमेंट चला कोविड का, उसमें गलती से कुछ रॉन्ग मेडिसिन का यूज हो गया, जैसे स्टेरॉइडों में हुआ आज का। लोगों ने घर पर खूब स्टेरॉइड ली, विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लेने लगे। ये ट्रेंड चल गया था कि मैं भी इससे ठीक हुआ हूं तो आप भी लो ये मेडिसिन, तो वो लोग खाने लगे। तो उसी का नाजायज परिणाम आज हमें देखने को मिला। जो ब्लैक फंगस हमारे बीच उपस्थित हुई है जो बीमारी, वो ये है। अब ब्लैक फंगस को भी नहीं पहचाने अगर लोगों ने, मान लो कुछ सिम्टम्स इसमें आते हैं कि आईज में स्वेलिंग है, हेडेक है, आईज पेन है, नेजल एरिया में स्वेलिंग इधर मिलती है, अगर नेजल डिस्चार्ज है, इसको पहचान के तुरंत हॉस्पिटल जाएं और जो भी ब्लैक फंगस के जो सेंटर हॉस्पिटल अलॉट किए गए हैं वहां पर अपना ट्रीटमेंट लें। अगर उन्हें भी लापरवाही करेंगे लोग, उन्हें भी आम सिम्टम्स को समझ के बैठेंगे, तो इसमें डेथ हो जाती है अगर वो ब्रेन तक पहुंच जाए। दोनों में इतनी सीवियरिटी है कि उसमें तो 1 से 2% डेथ रेट है कोविड के अंदर, बट इसके अंदर 50% डेथ रेट है। तो सिम्टम्स को लेकर छुपाना नहीं है, ट्रीटमेंट लेना है और खुद से कुछ ट्रीटमेंट ना ले, डॉक्टर कंसल्ट कर ले, इवन गवर्नमेंट करे, प्राइवेट करे, ऑनलाइन करे, जो भी करे, बट डॉक्टर कंसल्ट जरूर करे, जिससे आप सेफ रहे, सीवियरिटी की तरफ ना बढ़े। ठीक है डॉक्टर नरेश, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सेकेंड वेव में सबसे बड़े सिम्टम्स हमने देखे हैं सर दर्द का, क्योंकि हेडेक होना। कोरोना लगातार अपना रूप बदलता रहा, लेकिन आमतौर पर ये होता है कि हाँ हमने थोड़ा सा काम ज्यादा कर लिया तो हमारे हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो हम उसको लाइटली ले जाते हैं। कहीं पर भी, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, लगता है कि नहीं थोड़ा सा प्रेशर है इसलिए हमारा सर दर्द कर रहा है। लेकिन जब वो कंटिन्यू होता चला जाता है तो बाद में व्यक्ति को पता लगा अरे नहीं ये तो कोरोना की वजह से भी हो रहा था। तो जो नए नए वेरिएंट हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सेकंड वेव में तो हमने खासकर देखा कि लोगों को हेडेक की परेशानी थी। क्या मैं सही हूं डॉक्टर साहब, हेडेक को लाइटली लोग ना लें और सर दर्द अगर आपको हो रहा है तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि आमतौर पर हम लापरवाही कर जाते हैं। यूजुअली देखिएगा हर्ष जी, खाली हेडेक को नहीं कहा जाएगा, इट हैज टू बी ए, जो कोरोना के जो खराब केसेस हमने पिछले कुछ समय में देखे थे उनमें न केवल हेडेक था बल्कि एक हाई ग्रेड फीवर था, साथ में बॉडी पेन्स वगैरह साथ में होते हैं। प्लेन हेडेक अकेले नहीं होता, अलग से भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हाई ग्रेड फीवर होगा, साथ में गले के सिम्टम होंगे, कोल्ड के सिम्टम होंगे, कफ के सिम्टम होंगे, ये थोड़ी ब्रेथलेसनेस होगी। ये पेशेंट्स थोड़ा सा, और पर्टिकुलरली अगर हायर एज ग्रुप के हैं, बड़ी उम्र का पेशेंट हैं, तो इनको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और पर्टिकुलरली इनको कोई साथ में कोई कोमॉर्बिडिटीज यानी कि दूसरी बीमारियां साथ में हैं, कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कोई फेलियर्स हो, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, किडनी फेलियर, तो इनको जिनको भी कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा है उन पे ज्यादा ध्यान देना है। प्लेन हेडेक पर से कोई बड़ा सिम्टम नहीं होता, साथ में हाई ग्रेड फीवर, बॉडी पेन और यूआरआई यानी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम होंगे, उनसे हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। लेकिन वैक्सीन को लेकर एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा डॉक्टर नरेश, क्योंकि हम वैक्सीन को लेकर देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में खासकर, लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से बच रहे हैं, कई बहाने बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझाया जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से कि नहीं आप वैक्सीनेट अपने आप को करिए, आप कोरोना से तो बचेंगे ही लेकिन अन्य बीमारियों से भी बच सकेंगे, क्योंकि आपको कोई और बीमारी भी ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी। क्या ये बात सही है कि अगर आप वैक्सीनेट अपने आप को करते हैं तो आपको दूसरी बीमारी भी इतना इफेक्ट नहीं करेगी? कोरोना तो चलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हाँ सावधानी सतर्कता तो आपको बरतनी है हर बीमारी में। लेकिन क्या वाकई ऐसा है डॉक्टर साहब?
इसमें कोई शक नहीं है कि आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों को अभी भी इत्तला करूंगा। जो थोड़ा सा पता चला है कुछ खास बेल्ट्स में, और लोगों ने मतलब यूपी में देखा गया है कि लोगों ने भागना शुरू कर दिया, इधर उधर स्विमिंग पूल में घुस गए, ये गलत है। तो थोड़ा सा ये इसके लिए आम लोगों को, और जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अगर कोई डॉक्टर्स के मेंबर्स वहाँ हैं तो सबको काउंसिल करना चाहिए। वो आपके चैनल के माध्यम से भी कहेंगे इस इंजेक्शन का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और चूंकि टीका जो लगेगा वो एक इंसान के लिए नहीं है। जब हम 60% लोगों को टीका लगा चुके होंगे तो जो हमारे बच्चे हैं जिनके लिए अभी वैक्सीन, अभी 18 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन अभी नहीं बनी है, तो हमारे बच्चे जिसका कि डर हमें आने वाली थर्ड वेव में है, उनसे बचने के लिए हर्ड इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। वो हर्ड इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है कि हम 60% हमारे देश की जनता को वैक्सीनेट करें सितंबर अक्टूबर तक, तो उसी से हम सारे बच पाएंगे। और जहां तक इस पर्टिकुलर वैक्सीन से तो हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरी बीमारियों से बचेंगे, लेकिन जो हम सोशल वैक्सीन है, जो हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे, जो हम मास्क लगाएंगे, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, उससे हम दूसरी कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये तो एक ऐसे कहा जाएगा ना, एक तो एक पैकेज डील है, एक सोशल वैक्सीन है, एक वैक्सीनेशन है, दोनों से हम कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो सफाई का इंतजाम है और जो एक नई लहर हमारे देश में चली है, जो नई जागरूकता हमारे देश में चली है, उससे हम समझते हैं न केवल कोरोना से, बाकी काफी अदर जो दूसरी इन्फेक्शियस बीमारियों से है, उनसे हम बच पाएंगे। ठीक है दीपक साहू साहब, क्योंकि वैक्सीनेशन का हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो सरकार की तरफ से टारगेट फिक्स किया गया है कि नहीं दिसंबर तक हमें सभी को वैक्सीनेट करना होगा, आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के लिहाज से आप क्या बता पाएंगे दर्शकों को, क्या वाकई ये पूरा हो जाएगा? क्योंकि 135 करोड़ से ज्यादा की हमारी आबादी है और अभी भी हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धीमी हो गई है पहले से ज्यादा, जब हम आंकड़े देखते हैं सर, जब मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ। क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेट तो जल्दी से जल्दी करना होगा, पर क्या वाकई दिसंबर तक हम टारगेट को पूरा कर पाएंगे? दीपक साहू साहब, गवर्नमेंट ने एक एम तो बना लिया कि हम दिसंबर तक कर देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इतना आसान नहीं है। ये डिपेंड करता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन बना रही है वो कितने नंबर ऑफ डोजेज जो है प्रिपेयर करती है पर डे, वो उस पर डिपेंडेबल करेगा। अगर वहां पर ऐसा, कई जो हमारे सीएम हैं उन्होंने कहा था कि इसका जो फॉर्मूला है वो अदर कंपनियों को भी दिया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बने, बट ये इतना आसान नहीं है, तो अदर कंपनीज को इसको देना इतना सुटेबल भी नहीं है और ना वो बना सकती। तो जो बना रही है कंपनी वो कितनी क्वांटिटी में बना रही है, और वो सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है। लगाना एक प्रोसीजर बहुत छोटा है कि उसको लगवाने पे तो और हम जगह जगह सेंटर बना सकते हैं, 1000 की जगह हम 2000 सेंटर बना सकते हैं लगाने के लिए, और जब वो आएंगी हमारे पास तब उसको कैसे लगाना है और कितनी स्पीड से लगाना है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी वैक्सीन हमें उपलब्ध हो रही है। और देखो उम्मीद तो यही है कि हम दिसंबर एंड तक सबको वैक्सीनेट कर देंगे, और वैक्सीनेशन ही मात्र एक उपाय है जो बचा सकता है, नहीं तो दोबारा इन्फेक्शन होने लगेंगे, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम इन्फेक्शन होता ही रहेगा लोगों को, और 18+ में नहीं लगेगा तो स्कूल भी कैसे खोले जाएंगे, तो स्टडी भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेट सभी को करना होगा। डॉक्टर नरेश, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं लिखा था कि जब आप एक डोज भी लगा लेते हैं तो आप में इम्यून पावर कहीं ना कहीं काफी हो जाता है, पर क्या वाकई एक डोजेस से काम चल सकता है? क्योंकि दूसरी डोज लगने में अभी काफी समय लग रहा है, और कितना बच सकता है इंसान अगर वैक्सीन की सिर्फ एक डोज लगी हो? हाँ, हम ये तो कह रहे हैं कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पर क्या वैक्सीन की अगर एक भी डोज आपको लगी है तो आप कुछ सुरक्षित हुए हैं या फिर नहीं? सिंगल डोज चाहे कोवैक्सीन की चाहे कोविशील्ड की, इससे जो अभी तक हमारे पास आंकड़ा है वो कहता है कि हम 35% से लेके 65% बचते हैं। जब सेकंड डोज लगती है उससे हम अराउंड 71 से 93% तक बचते हैं। तो जो आजकल 2 वैक्सीन का गैप बताया गया है, कोवैक्सीन का 8 हफ्ते का गैप, तो 8 हफ्ते के गैप पे वैक्सीन 2 डोज लगवाई जाए, और कोविशील्ड का
12 से 16 हफ्ते गैप पे लगवाया जाए। तो अभी तो हमें 2 डोज लगवानी ही पड़ेंगी, हम खाली 1 डोज लगवा के छोड़ नहीं सकते। तो जहां तक मुझे पता चला है कि जो हमारा वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है उसको बदला जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास वैक्सीन की काफी ज्यादा डोजेज अवेलेबल होंगी। इसके अलावा स्पुतनिक वैक्सीन भी आ रही है, जो हमारी जो एक मॉडर्ना और फाइजर को भी अप्रूव कर दिया गया है। और एक तो वो वैक्सीन भी कोरोना वैक भी अलाउ की जा रही, वैक्सोवैक भी अप्लाई की जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 1, 2, 3 हफ्तों के अंदर अंदर वैक्सीन की सप्लाईज काफी बेहतर होने की उम्मीद है। तो हम समझते हैं, क्योंकि हमारी जो आबादी चाहे 138 करोड़ है, लेकिन जो हमें वैक्सीनेट करनी है वो बच्चों को 18 साल से कम नहीं करना है, तो वो काउंट हमारे हिसाब से अराउंड 90 करोड़ के आसपास है। तो 90 करोड़ के हमें मान के चलना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं अगर हम 85 करोड़ भी कर देते हैं तो उससे हमारे पूरे देश के सब लोगों को एक हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी। उससे बच्चे भी बच पाएंगे और सीनियर्स एडल्ट्स भी बच पाएंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और समझाने के लिए हमारे दर्शकों की आखिर स्थितियां कैसी और अपने आप को कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर दीपक साहू आपका भी और डॉक्टर नरेश आपका भी। तो इसलिए हम डॉक्टर को बुलाते हैं ताकि आप समझ पाएं और लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, क्योंकि लापरवाही आपने बरती, कितने परिवारों ने अपने सदस्य को खो दिया है और कितने परिवारों में तो कोई सदस्य ही नहीं बचा है। ऐसे हालात हैं देश भर के, जिसका आंकड़ा और तस्वीर हम आपको दिखाते रहते हैं। फिलहाल अपील आपसे यही है कि आप सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। एक ब्रेक रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बरकरार है।